2021 के बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज कर देगी। यह आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। इनमें से कुछ कंपनियां हैं भारत पेट्रोलियम, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI बैंक, भारत अर्थ मूवर्स एंड पवन हंस। प्राइवेटाइजेशन न्यू लिबरलिज्म की एक पॉलिसी है। तो फिर ये न्यू लिबरलिज्म क्या है? हम सब इससे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं? हम सब कभी ना कभी न्यू लिबरल या न्यू लिबरलिज्म शब्द सुने ज़रूर होंगे, मगर कभी कभार ही इसकी बारीकियों को समझने की कोशिश किए होंगे। आज की दुनिया को समझने के लिए हमें न्यू लिबरलिज्म समझना ही होगा। न्यू लिबरलिज्म का डेफिनेशन है गवर्नमेंट का मार्केट में इंटरफेरेंस बहुत कम हो। अगर इसे और विस्तार से कहे तो फ्री ट्रेड, लो टैक्सेस, डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड बैलेंस्ड बजट। न्यू लिबरलिज्म दुनिया को देखने का एक अलग नज़रिया है, जहां हम समाज के हर पहलुओं को, मानवीय और सामुदायिक रिश्तों को भी एक बाजार के रूप में देखते हैं। अगर वासुदेव कुटुंबकम पूरी दुनिया को परिवार मानता है, तो न्यू लिबरलिज्म पूरी दुनिया को बाजार मानता है। न्यू लिबरलिज्म की शुरुआत होती है शिकागो स्कूल के थिंकर्स से, मेनली मिल्टन फ्रीडमैन से, मगर असल कहानी की शुरुआत होती है 1944 से। वर्ल्ड वॉर 2 के विनाशकारी परिणाम के बाद अमेरिका और यूरोप को फिर से अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा था। तब दुनिया कीनीजियन मॉडल ऑफ इकोनॉमी से चल रही थी। कीनीजियन मॉडल का मानना था कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरफेयर करना होगा लोगों की भलाई के लिए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो एक वेलफेयर स्टेट बनाए। कीन्स को लोग सोशल डेमोक्रेट भी कहते थे और कुछ लोग उन्हें मार्क्सिस्ट भी कहते थे। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन होता है और IMF एंड वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में वेलफेयर स्टेट बनाना था। ठीक उसी साल एक ग्रेट स्कॉलर कार्ल पोलानजी ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मार्केट को बिल्कुल आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो इंसानों के तकदीर का मालिक बन जाएगा और सोसाइटी को तबाह कर देगा। 1970s तक कीनीजियन मॉडल पूरे अमेरिका पर हावी रहा, मगर लंबे समय के प्रॉस्पेरिटी के बाद आया स्टैगफ्लेशन, जब मजदूरों के सैलरी को फ्लैट रखा गया और इन्फ्लेशन बढ़ते चले गए। कीनीजियन मॉडल से लोगों का भरोसा उठता जा रहा था। उसी समय मिल्टन फ्रीडमैन आते हैं और स्टैगफ्लेशन से उबारने का उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। उनका कहना था कि इकोनॉमिक इश्यूज में गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं चलेगा। मिल्टन फ्रीडमैन की नई विचारधारा ने अमेरिका के बिजनेस कम्युनिटी को भी आवाज़ दी। अब अमेरिका की बिजनेस कम्युनिटी अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए एकजुट हो रही थी। 1975 में वियतनाम वॉर खत्म होता है। अमेरिका की करारी हार, वियतनाम वॉर, स्टैगफ्लेशन, गवर्नमेंट का इकोनॉमी में इंटरफेरेंस, मिल्टन फ्रीडमैन की विचारधारा, बिजनेस कम्युनिटी का अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए एग्रेसिव होना और रिचर्ड निक्सन का वाटरगेट स्कैंडल, ये सब रेसिपी बने एक बुनियादी बदलाव के। 1981 में रोनाल्ड रेगन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और शुरू होता है न्यू लिबरलिज्म का दौर। रोनाल्ड रेगन के स्पीच से ही समझा जा सकता है, जब वो कहते हैं कि मौजूदा स्थिति में गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि गवर्नमेंट ही प्रॉब्लम है। रोनाल्ड रेगन द्वारा लाए गए इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को रेगनॉमिक्स भी कहा जाता है। रेगनॉमिक्स के 4 पिलर हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जाए, इनकम टैक्स और बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जाए, गवर्नमेंट का रेगुलेशन कम किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा जाए। न्यू लिबरलिज्म अब एक वर्ल्ड रिलीजन बनता जा रहा था। पूरी दुनिया धीरे धीरे इसे अपना रही थी। 1980 के दौर में मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनती हैं और अपने आयरन विल से ब्रिटेन में भी न्यू लिबरल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करती हैं। मार्गरेट थैचर बड़े ही कन्विक्शन के साथ कहती थी TINA
यानी देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। मार्गरेट थैचर, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, अपने टेन्योर में सरकारी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर दी थी। मार्केट में कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए डीरेगुलेशन की। प्राइवेटाइजेशन के कारण कई ट्रेड यूनियंस कमज़ोर पड़ गए। इनकम टैक्स में कटौती की गई। मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट किया गया इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। न्यूलिबरलिज्म आज एक ऐसी ताकत है जो हम सब की ज़िंदगी को चला रही है अपने काबू में रख के, मगर ये हमारी नज़रों से अदृश्य है। ठीक जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति हमें चलाती है हमसे अदृश्य रहते हुए। न्यूलिबरलिज्म का ह्यूमन कॉस्ट क्या है? हमने क्या कीमत चुकाई ग्रोथ के लिए? न्यूलिबरलिज्म अपने सेंटर में कंपटीशन को प्रमोट करता है, मार्केट कंपटीशन को। न्यूलिबरलिज्म का मानना है कि कंपटीशन एक गुण है, ये कभी खराब नतीजे नहीं देता। न्यूलिबरल्स के लिए मार्केट बहुत समझदार है। इस कंपटीशन ने इनइक्वालिटी को बढ़ाया है। आज कई लोग इस मार्केट कंपटीशन के कारण पीछे हो गए। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया है कि इनइक्वालिटी इकोनॉमी के लिए बढ़िया होती है। कमज़ोर, पिछड़े, कम पढ़े लिखे लोग अगर आगे नहीं बढ़ पाते तो ये उनकी गलती है, सोसाइटी की नहीं। ऑक्सफैम की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 1% अमीर लोगों के पास भारत के 70% लोगों से ज़्यादा संपत्ति है।